मैंने कहा और फिर बातचीत में उसके नंबर छूट गया क्योंकि डिपार्टमेंट से यहाँ की दूरी है, तो तुरंत आप लोग निकल के नहीं पहुँच सकते, जैसे हम लोग भी तुरंत निकल के नहीं आ सकते। वहाँ से पता कर लो कोई अध्यापक कभी आकस्मिक अवकाश पर हो सकता है। अब वो किसी से कोई बात कर रही है, मैडम आप क्लास में नहीं आई थी, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ठीक है कि आप फीस जमा करके आते हैं, ठीक है कि अध्यापकों को वर्तमान समय में बिल्कुल जैसा नहीं है, सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी अपने से ऊपर वाले से कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ता है। हमारे भी जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनसे आज भी हम लोग पहले हाथ जोड़ के वो बात कर रहे हैं तो पहले खड़े रहते हैं 10 मिनट, नहीं सर आप बात कर लीजिए, हम वेट कर बैठो। और कक्षा में जितने शांत आप अभी लोग अभी बैठे हैं, आप लोग अच्छे लग रहे हैं, उतना ही शांत बैठिए। तो आज कहानी का टर्न है। कहानी का एक विधा के रूप में प्रारंभ, जिस प्रकार से आधुनिक विधाओं का, विभिन्न विधाओं का जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से इस विधा का कहानियों का पुराना इतिहास है, जो है दादी नानी के समय से हम कहानियां सुनते हैं, आख्यायिकाओं के रूप में है, चाहे वो हमारे पुराण है या वेद उपनिषद है, छोटी छोटी कहानियों के रूप में ही सब कुछ। इस तरह से मानव जीवन के घटनाक्रमों को खोलती है, उसके विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को खोलती है। उस तरह से नई विधा के रूप में कहानी हमारे सामने भारतीय से ही सामने आती है। अगर हम पहले पर उन घटनाओं का क्या प्रभाव है या फिर मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उसका बाकी समाज पर क्या प्रभाव है, ये अन्योन्याश्रित रिश्ते को कहानियां खोलती हैं। तो ये पहली कहानी आपकी कहानी शुरू होती है, एक तो दो वर्ग, एक गरीब एक दूसरा अमीर। अमीर जो है वो कोई टाटा बिरला नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी बातों को खोला गया है जिन पर एकाएक हमारा ध्यान नहीं जाता, किंतु अगर हम ध्यान दें तो उससे हमें समाज की भी बहुत सारे सिरे पकड़ने को मिलते हैं, ताना बाना पकड़ने को मिलता है। जैसे कि वो थानेदार का बेटा, अब वो उसने उसको अमरूद दिया, है ना, गया को उसने अमरूद दिया, और गिल्ली डंडा का खेल था, गांव में सामान्य बच्चे खेलते हैं, तो जो अधिकारी भी आएगा उसके बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, उन्हीं के बीच खेलेंगे। तो वो धीरे धीरे शामिल हुआ उनके साथ खेल में। फिर उसको लगा कि गया सबसे ब्रिलियंट है, ये जिसकी तरफ होता है वो जीत जाता है ना, तो वो उसको अमरूद देता है खाने को। और बच्चे का मन कैसे निर्मित होता है, अपने आसपास के वातावरण, तो कहीं ना कहीं उसके मन पर उसके पिता और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की छाप है। किसी को अपने हिसाब से चलाना हो या उसको कुछ थोड़ा बहुत देके उपकृत कर दिया, एक टुकड़ा फेंक के लो तुम भी खा, है ना। तो जब वो बार बार उसको खेल के मैदान में थोड़ी सी बेईमानी करता है ना, और गया उससे कहता है कि नहीं तुम मेरा दांव दिए बिना नहीं जा सकते, अंधेरा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कुछ भी हो गया, वो बात बढ़ती गई, रिजिड होते गए दोनों। तो एक तो दो बच्चों की मनोवय स्थिति, वो खेल में बहुत ईमानदार गया, वही ईमानदारी उसके जीवन में भी है, और वो कहता है कि तुम मेरा दांव दे के जाओ। इसको क्या है कि इसमें दो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी की बताने में तो बड़ा मजा आ रहा था, मतलब जब मुझे फेंकना पड़ रहा था गिल्ली उठा के तब तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था, टनाटन खेल रहे थे, और अपना दांव जब आया है बच्चे का तो तुम नहीं खेलना चाहते, तो तुम हार जाना चाहते हो। तो जीतते वक्त हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन एक बार हार उसके सामने आती है तो जिसका अहंकार बड़ा है या निम्न दर्जे का, अहम भाव सब में होता है, अहम होना भी चाहिए थोड़ा, एकदम अहम विगलित व्यक्ति हो जाएंगे तो आप कहेंगे एक तमाचा मारा है दूसरा भी मुझे मार दो, और समाज कैसा है, दूसरा तो मार दिया तीसरा भी तुम्हें लगा दे, दूसरे भी मार दो, ठीक है। अहम कभी कभी आपको कहीं आगे ले जाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वही अहम जब नकारात्मक हो जाता है, कुंठित हो जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे भीतर बहुत सारी अच्छी चीजों को खत्म करता चला जाता है। तो यहाँ पर गया जब उससे कहता है कि नहीं तुमको खेलना ही पड़ेगा, तो नहीं पिताजी बुला रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, दिखाई नहीं देगा, उसने कहा कुछ भी हो, बच्चों का जिसको कहते हैं रार बढ़ना, रार बढ़ती चली। तो वो अमरूद वाला जो एक प्रकरण आता है कि मैंने उसको अमरूद खिलाया था, माने कि
गया को मोबिलाइज फील करना चाहिए, है ना। सरकार आपने हमको अमरूद खिलाया था इसलिए हम हार मान लें। लेकिन सूरदास का एक प्रसंग याद करिए, जब क्या कहा गया है, बच्चे जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण से कह रहे हैं, है ना, खेलन में को काको गुसाई। ठीक है, खेलते समय कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, ना कोई राजा का बेटा है और ना कोई प्रजा है। खेलने में सभी खिलाड़ी हैं, तो खेलने में ये नहीं चलेगा कि हम राजा के बेटे हैं इसलिए बाकी लोग हमसे दब जाएं। तो ये बच्चों का एक तो मनोविज्ञान है। दूसरी चीज ये है कि मध्य वर्ग का व्यक्ति, उसकी संवेदना तो हमेशा उसे, जो चूंकि नीचे तबके का जो लोग का व्यक्ति, वो हमेशा प्रकृति के और स्वाभाविकता के ज्यादा नजदीक होता है, तो हमें हमेशा स्वाभाविक चीजें अपनी तरफ खींचती है ना। लेकिन भौतिकता जो है वो, उसका आकर्षण बहुत, सम्मोहन या आकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल होता है। वो हमको दुगने वेग से खींचे, या फिर हम कहें कि खराब चीजें हमको ज्यादा दुगने वेग से खींचती। तो एक तरफ वो थानेदार का बेटा है, वो उन्हीं साथियों के बीच खेलता है, कूदता है, बालक की सहज मनोवृत्तियों के अनुसार उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे, जब ट्रांसफर की बात आती है तो वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि वहाँ पर ऐसा थोड़ी ना होगा, वहाँ ऐसा थोड़ी ना होगा, वहाँ तो सब बहुत अच्छा, प्रसन्न है, बच्चा है, उसको लग रहा है दूसरी जगह जाएंगे सब बहुत अच्छा होगा। वहाँ जाता है, फिर वो खुद इंजीनियर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, और वापस उसकी पोस्टिंग उस इलाके के लिए होती है मुआयने के लिए। तो जब वो मुआयना कर रहा है बच्चा, तो उसे वही छटाएं याद आती है जो उसके दिमाग में बचपन में, है ना। लेकिन परिवर्तन कितना तीव्रगामी है। अब वहाँ पर पक्के मकान बन गए हैं, घास फूस की झोपड़ियाँ नहीं है, खेल के मैदानों में इस तरह से चहल पहल रही है। मतलब गाँवों की जो छवि है उसकी ओर प्रेमचंद इंगित कर रहे हैं कि गाँवों की छवि भी कैसे तेजी से बदलती जा रही है। तो इस परिवर्तन को दिखाना चाहते हैं। अब उस परिवर्तन में वो ढूंढता है कि हमारे सहपाठी कहाँ हैं। यहाँ पर मानव मनोविज्ञान काम करता है। मानव मनोविज्ञान इस तरह से काम कर रहा है कि वो उनको ढूंढ रहा है। वो उसी अवस्था में, माने कि घड़ी होती है, घड़ी की सुई उसने अपने पीछे लौटा ली और उसी आयु वर्ग में जाके खोज रहा है कि फलाने कहाँ गए, ढिमकाने कहाँ गए, ये कहाँ गए। सबको खोजने के बाद वो खेल के मैदान में पहुंचता है तो कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो उनसे पूछता है कि क्यों बेटा। गया नाम का एक व्यक्ति रहता था, बच्चे खेलने में मशगूल थे, उनको लगा कि गया आया क्या मतलब है। तो फिर वो बताता है उसका परिचय कि नहीं, गया चमार था और उसको बुला लाओगर जानते हो। तो उन्होंने कहा हाँ एक आदमी है तो। लेकिन बच्चों को आश्चर्य होता है कि क्या वो गिल्ली डंडा खेलता होगा, वो तो बड़ा गंभीर टाइप का व्यक्ति है। लोग जाते हैं, उससे कहते हैं कि फला फला ने बुलाया है, आप मिलिए। तो गया आता है। अब गया के स्वभाव का परिवर्तन देखिए। वो गया जो बहुत अड़ियल था, सही गलत का पैमाना उसका बहुत कठिन था, है ना। वो गया जब आता है तो इनसे सरकार सरकार साहब साहब बतिया रहा है। और ये चूंकि जब हम हमेशा ऊपरी स्थान पर होते हैं तो हमारा ईगो हाई है ना, तो हम नीचे वाले को ऐसे ऐसे करने में अपना और बड़प्पन, हमारा ईगो और अच्छा महसूस करता। तो वो गया से पूछता है कि दुर्गा कहाँ है, मकई कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और लगता है कि एक साथी की मृत्यु हो गई और बाकी अपने अपने काम में लगे हैं, कोई डाकिया हो गया है, मैं साइस हूँ। ठीक है, अब एक साइस मतलब चौकीदार, दरबार, चपरासी टाइप का। ऐसे व्यक्ति की अधिकारी के सामने क्या है, तो कहता है कि चलो गिल्ली डंडा खेलने में जाते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अभी ये गिल्ली डंडा हम लोग यहाँ खेलेंगे तो बहुत सारा भीड़ लग जाएगी, लोग देखेंगे कि अरे ये गिल्ली डंडा का खेल ये लोग खेल रहे हैं, तो दूर बैठा के उसको मोटर गाड़ी में ले जाता। अब गया के दिमाग में वो छोटी सी बात अंकित है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये जो इंजीनियर साहब है, ये व्यक्तित्व में वो कद कभी नहीं प्राप्त कर पाते, है ना। आचरण में वो कद कभी प्राप्त नहीं कर पाते जो गया जैसे छोटे तबके के व्यक्ति का है, जो आर्थिक स्तर पर छोटा है, जो सामाजिक स्तर पर छोटा है, लेकिन उसका आत्मविश्वास ज्यादा बड़ा। तो उसके दिमाग में वो घटना बैठी थी
अब ये बेईमानी, इसने उसको उकसाने का भी काम किया कि गया उतना अच्छे से, ये भी विश्लेषण कर रहा है उसकी मनोस्थिति का कि गया उतने ढंग से नहीं खेल रहा है। और मैंने कहा कि वो प्रसन्न है कि गिल्ली टन से बोली है, तो एक बार कहता भी है कि नहीं सरकार, गिल्ली टन से बोली है, डंडे में ही लगी। तो वो कहता है कि नहीं ईंटा से लग सकती है, कहता हाँ ईंट से ही लगी होगी, क्योंकि उसके दिमाग में वो घटना। फिर ये लोग तय करते हैं कि हम एक दिन सारे साथी मिलकर गिल्ली डंडा खेलेंगे। अब इकट्ठे हो गए साथी सब, तो गिल्ली डंडा के मैदान में गया का वही रूप देखा इंजीनियर साहब ने, जितना तेजी से वो खेलता था बचपन में उतना ही तेजी से वो खेला। तो इनको एहसास होता है कि कल गया मेरे साथ खेल नहीं रहा था, मेरा मन बहला रहा था, मुझे खिला रहा था। अगर वो खेलने पे आता है ना, तो हम कल भी उससे नहीं जीतते। तो छोटे छोटे मनोभावों में यहाँ पर उसका व्यवहार दिखाया गया है कि एक बड़ा व्यक्ति किस तरह से छोटा हो जाता है और एक छोटा व्यक्ति किस तरह अपने आचरण से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सामान्य सी कहानी है, कुछ इसमें विशेष नहीं है इस तरह का। 19 नंबर पर गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। मीठा इसलिए होता रहता है क्योंकि जीवन में सब प्राप्त है। और एक जगह बात आती है कि पिताजी स्थानांतरण से, जो थानेदार साहब थे, जब बचपन से स्थानांतरण होने लगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। एक बात क्या आता है छोटा सा, अच्छी कमाई वाली जगह है ना, तो भ्रष्टाचार की तरफ वो ध्यान दिला रहे। तो इंजीनियर साहब जब कहते हैं कि धन में वो मान सम्मान में और धन में वो आदर नहीं है, तो ये दरअसल खोखली बात है। उनको बहुत मजा आ रहा है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। अगर गया जैसा जीवन उसको दे दिया जाए तो क्या वो उसको जीना पसंद करेंगे? यही छोटी छोटी बातें हैं जिनके आधार पर कहानी और उसके मनोविज्ञान को हम खोलते हैं। इसमें आ सकता है कहानी कला के तत्वों के आधार पर गुल्ली डंडा कहानी की विवेचना करिए, विश्लेषण करिए, है ना। दूसरे, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए, है ना। यही दो क्वेश्चन बनेंगे, इस पर और गिल्ली डंडा कहानी प्रश्न पर निर्भर करता है बेटा, प्रश्न पर निर्भर करता है। और मेरे ख्याल से इस कहानी में 4, 4.5, बहुत कोई अगर विरल फैला के लिख रहा है तो 5 पेज से ज्यादा। ठीक, सबसे बड़ा प्रश्न बनेगा, मतलब कहानी कला के तत्वों के आधार पर गिल्ली डंडा या कोई भी कहानी, उसमें क्या होता है कि आप पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल, वातावरण, उस सब की बात करते हैं। उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा भी अगर सभी चरित्र के बारे में थोड़ा बताना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गिल्ली डंडा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तो 4 पेज। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिखा, एक शब्द लिखा, फैला ठीक ठाक लिखेंगे तो 4 से 4.5 पेज। 22वें पेज पर आखिरी में लगभग 4-5 लाइनों के बाद है, मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे बताकर मेरा कसूर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, ठीक है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, ये निशान लगा सकते हैं। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। क्योंकि साहचर्य को पाने के लिए बेटा, जिस मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं समान भाव से, उसी भाव भूमि का कोई व्यक्ति होना चाहिए।
पद से मतलब नहीं है, मनोभाव हमारा एक समान होना चाहिए। तो एक तो बाहरी जो पद है वो आवरण भी बीच में आ गया, उसको लगता है हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाहिर सी बात है जिसके पास धन ज्यादा है समाज में उसी को बड़ा मान लिया, ठीक। किंतु गया के मन में वो बचपन की घटना से गांठ भी बन गई है कि तुम तो यही हो, है ना, तुम तो यही हो, दूसरी उसका कुछ भी मिल जाए, हमारी मन की जो भाव भूमि है वो एक समान है, यानी कि दोनों की वाइफ मैच नहीं करती। अब अधिकारी होकर के आप आ गए और बचपन का थोड़ा बहुत लगाव भी है, तो उस चक्कर में वो उसका लिहाज करता है और उसको बाद में वो समझ भी जाता है कि मैं अफसर हूँ, अपनी दीवार नहीं समझेंगे, ये इसका देखने का नजरिया, दीवार उसका वो व्यवहार भी बन गया, जो बेमानियां और छोटी छोटी चीजें हैं जो गया के व्यक्तित्व में नहीं है, इसके व्यक्तित्व में है, और वो बचपन से थी, चाहे वो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के नाते आई या कैसे भी आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद इन्हीं छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को पाठक के सामने रख देते हैं कि पाठक इसका अर्थ, जब ये कह रहा है कि अफसरी बीच में आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मन की जो दुखता है उसको उसमें छुपाना चाहता है कि बेबसी है कि मैं अफसर बन गया, नहीं, बेबसी ये है कि आपके स्वभाव में शुरू से क्षुद्रता थी, है ना, आपके भीतर वो नैतिकता, वो ईमानदारी नहीं थी जो गया के भीतर थी, इसलिए आप समान स्तर पर नहीं है और इसलिए आप उसका साहचर्य नहीं पा सकते। ये मत करिए कि अफसरी दीवार बन गई, है ना। तो यहाँ पर लेखक ने पाठकों के समक्ष इन कहानियों के माध्यम से कहानी को बोलने का एक विकल्प रखा है। लड़कपन था तब मैं उसका संकल्प, लेकिन आप देखिए निशान कौन सा लगाया है यहाँ पर, तो आश्चर्य मतलब तो ये जो विस्मयादि बोधक है, आश्चर्य सूचक तो कोई हमें ध्वनि नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य क्यों है, क्यों लगा, विस्मय क्यों है? विस्मय एक्चुअली ये है कि जब ये कहते हैं लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, समकक्ष तो आप कभी भी नहीं थे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, कई बार प्रतिसूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इसको खोजते हैं, अभी विस्मयादि बोधक लगा के यहाँ आश्चर्य दिखा रहे हैं। आश्चर्य किस बात का है? क्योंकि समकक्ष तो तुम तभी नहीं थे उसके, तब क्या थे तुम? तभी बेईमान थे, तभी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम इसको एक छोटा सा अमरूद गिरा के ओबलाइज कर दें और कितना पैसे का 4 ऐसा कुछ गिरा था ना, पैसे का 5 या 4 था और वो गया कि बाप को भी नसीब ना होगा, ठीक है, वो जो उसका भाव है। तो यहाँ पर वो अपने आप को धीरे धीरे अपने भीतर की खामियों को, अपने व्यक्तित्व की खामियों को, और ये रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहा है, ये मध्य वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो मध्य वर्ग धीरे धीरे अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए या फिर उसके भीतर जो वो नैतिकता, साफ कोई और ईमानदारी नहीं होती जिसकी उससे उम्मीद की जाती है कि पढ़ने लिखने के बाद अब और ज्यादा खरे बनेंगे, खरा सोना बन के निकलेंगे, लेकिन वो तो टुच्चा निकल जाता है, और जब वो टुच्चा निकल जाता है तो कई बार वो अपने टुच्चे पर को जस्टिफाई करता है, ठीक, वो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन जब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं तो बताते हैं आश्चर्य ये है कि समकक्ष आप तभी नहीं थे क्योंकि उसके गुण आपसे ज्यादा बड़े थे उस आयु में, हम में कोई भेद ना था, भेद तो था, ठीक है। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वही मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वही बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। तो कहे तो दिया ये दरअसल बता रहा है कि उनको अब अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, मतलब मैं पहले मेरे मतलब ऐसे व्यवहार के कारण ऐसा गया मेरे साथ, मतलब ये दरअसल प्रेमचंद के ये थोड़ी ज्यादा कटु आलोचना है, लेकिन ये प्रेमचंद के अपने व्यक्तित्व की भी खामियां हैं, जो उनका निजी व्यक्तित्व था, उन्होंने जीवन में कोई ऐसा पढ़ा त्याग नहीं, इतने बड़े को लेखक माने जाते हैं, इन कहानियों के आधार पे हम देख सकते हैं, और ये तुम लोगों के क्लास का विषय भी नहीं है, ये एमए और पीएचडी लेवल का विषय है, वहाँ पर इस तरीके की चर्चाएं आपको सब कुछ महसूस होता है, फिर एक दिन
आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब आप ये मत कहिए कि पद, कहीं ना कहीं आप अपना बचाव कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं आप अपना बचाव कर रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि क्या बताएं, ये मजबूरी आ गई। इसी तरह प्रेमचंद का एक और उपन्यास है गोदान, बहुत चर्चित उपन्यास है, उसमें जो राय साहब का चरित्र है ना, राय साहब बताते हैं कि नहीं मैं पहले ऐसा करता था, अब तो मजबूरी है, मुझे लगा देना, टैक्स देना, ये करना करना। अगर आप अपना व्यक्तित्वांतरण करना चाहते हैं तो उसके 50 रास्ते हैं, और अगर आप व्यक्तित्वांतरण नहीं करना चाहते, अपना एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं, है ना, तो सेफ जोन में रहने के कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होने के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, है ना। तो ये बात है, तो उसको जो ये पछतावा हो रहा है, ये मध्यम वर्गीय लोगों को पछतावा बार बार होता है, लेकिन उनमें आमूल परिवर्तन कभी नहीं होता, ठीक है। आप उस पद पे हैं, इसके पीछे से ये भी तो निकल के आएगा कि टोन। अब हम देख सकते हैं यहाँ कहानी में तो नहीं खुल रहा है कि बीइंग एन इंजीनियर ऑफिसर, ठीक है, तो अधिकारी होने के नाते अपने समाज के लिए कितनी अच्छी चीजें कर सकता है, क्या वो कर रहा है? क्या वो अपने पद पर पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभा रहा है ना। तो पिता भी नहीं निभा रहा तो बेटा फिर निभा, बहुत मुश्किल है, मतलब निभाते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन पिता ही नहीं निभा रहा है। तो ये है, ये मध्यम वर्गीय जो चेतना है ना, कि उसे अफसोस हो रहा है, ये ऊपरी बात, अंदर की बात जो है उसको भी थोड़ा सा खोलना है, तो उसे अफसोस हो रहा है, उसका मानव मन। अच्छा, देखना हमें ये है कि जिस परिवेश में पलते हैं हमारी मजबूरियाँ, जैसे कि हमें एक तरह का जूता चप्पल पहनने की आदत हो गई, अब अगर हम कोई बड़ी क्रांति करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी। उस तकलीफ सहने के जब हम उस तकलीफ को आती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उस मुश्किल में कूद पाना, यानी आग में कूद पाना हमेशा मुश्किल नहीं होता, और जो कूद जाता है वो भी सोना बन जाता है, ठीक है। अब इसके सारांश को अगर आपको बताना है, कोई एक विद्यार्थी खड़ा होकर बताए, कोई एक विद्यार्थी जिसको कहानी बेहतरीन ढंग से समझ में आई है, बताइए, पीछे वाले बताइए। आवाज आ रही है पीछे, पीछे बताओ। सारांश मालूम में लिखना, कहानी तुमने पढ़ ली है, अभी उस पर बातचीत भी हो गई है ना, अब सारांश बताना है कहानी का। कहानी है थोड़ा सी कोशिश करो। गया में दो पात्र, गुल्ली डंडा में दो पात्र होते हैं, एक गया और मैं अर्थात एक जमींदार का बेटा होता है जो कि बचपन में गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। और गुल्ली डंडा की एक प्रक्रिया होती है जिसमें डंडे को रखकर और गुल्ली से मारने की प्रक्रिया होती है। तो इसी समकक्ष भागने और पदाने की प्रक्रिया होती है। पहले तो मैं अर्थात थानेदार का बेटा पदाता है उस गया को, लेकिन जब बांटने की बारी आती है तो भागने लगता है, अर्थात वो उस खेल से मतलब तमाम तरह के बहाने बनाता है कि मैं इस खेल से बच के, उन पालने की प्रक्रिया से बच के निकल जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि खेल में ऐसे नियम था कि आप जा नहीं सकते थे। तो उसने एक दिन गया अमरूद दिया, तो अमरूद भाई वो थानेदार का बेटा था, तो रिश्वत लेने और देने की प्रक्रिया में तो बहुत माहिर था। तो वही तो वो समझता था कि हमारी अमरूद के बदले हमको पधारेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद बात यहाँ तक आ जाती है कि थानेदार के बेटे को गया एक डंडे से मारता है पीठ पे, और मारने के बाद उसके मन में आता है, मैं थानेदार के बेटे के मन में, कि मैं इस बात को अपने घर में बताऊं तो कितनी लज्जा की बात है कि मैं एक नीच जाति के लड़के पीट के आया हूँ। तो ये अपने घर बात नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया होती जाती है। कुछ समय के बाद थानेदार यानी अर्थात मैं जो कहानी में बात है उसके पिता अर्थात थानेदार की जब पोस्टिंग हो जाती है दूसरी जगह, तो मैं अर्थात थानेदार का बेटा ये सोचता है कि मैं इस
निम्न स्तर के समाज से जाके मैं उच्च स्तर में स्थापित होगा और हमको तमाम तरह के अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और मैं वहाँ हर्षोल्लास से हूँ। लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं है। वहाँ जाने के बाद उसको लगता है कि अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिलेंगी जो हमको रहने के लिए मिलेगी और मैं उसमें मस्त रहूँगा। लेकिन समय बीतता है और 20 सालों के बाद वो इंजीनियर बनता है। इंजीनियर बनने के बाद सौभाग्यवश उसको उसी गांव में तबादला होता है। इस गांव में वो गुल्ली डंडा खेला करता है और जब आता है तो वहाँ की निरीक्षण करने तो एक डाक बंगले में रुकता है और वहाँ से ये सोचता है कि मैं उस गांव में जाऊँगा जहाँ मैं गिल्ली डंडा खेला करता हूँ और उस गांव में आता है और बच्चे वहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेलने की प्रक्रिया में बच्चों से पूछता है कि गया नाम गया कहाँ? तो बच्चे भाई बोलते गया कौन? उसमें से एक व्यक्ति बोलता है गया गया चमार। तो बोला हाँ गया चमार। उसको कहता है इधर बगल में उसके साथ जाता है और वो लड़के जाते हैं और गया चमार बुलाते हैं। गया चमार बुलाते हैं और गया से भी बात होती है कि हम गुल्ली डंडा खेलेंगे। गुल्ली डंडा खेलने की प्रक्रिया हम लोग कहें कि चलो ये लेकिन ये गुल्ली डंडा हम लोग गाँव जहाँ हम लोग खेला करते थे यहाँ नहीं खेलने के लिए मजाक का विषय बन जाएगा। तो सोचता है कि वो इंजीनियर साहब की चलिए हम आपको गाड़ी में बैठाएंगे कहीं गाँव से दूर खेला जाएगा। वहाँ जाते हैं बाद फिर गुल्ली डंडा होते हैं बाद में पहली पर आते हैं तो और गया फाटता है। तो जब वो मारता है गुल्ली से तो गुल्ली एक बार डंडे में लग गई लेकिन फिर भी गुल्ली लगने के पश्चात कहते हैं कि नहीं टन की वो बोलता है कि टन से आवाज आई है। उन्होंने कहा कि नहीं टन की आवाज तो डंडे में लग के नहीं ईंट में भी लगे। तो गया कहते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद होता है शाम हो जाए तो घर चले आ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि दूसरे दिन जब मिठाई हो चुका है तो निश्चय जो है उनके साथ गुल्ली डंडा का वो हुआ जाते हैं। उस दिन ये इंजीनियर साहब खेलते नहीं हैं गाड़ी में बैठ के देखते हैं। तो जब गुल्ली डंडा होता है तो गया अपने पुराने मनोभाव के साथ खेल रहा है और यह देख कर इंजीनियर साहब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते। अरे यार गया की तरह बाल अवस्था में लोग गुल्ली डंडा खेला करते थे उस तरह का तो क्या होता है कि एकदम चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर ये खेल हमारे साथ इस मनोभाव में होता है अगर तो मैं तो रो देता। और इस तरह से ये लोग सोच विचार करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा बताया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास था। इसके साथ जैसे जब सारांश लिखोगे ना तो सारांश लिखने के साथ थोड़ा सा ये बताना है कि इसका जो लास्ट की लाइनें हैं किताब में कहानी में आखिरी की पंक्तियां है ना जिसमें कि मैं उसका आदर पा सकता हूँ ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ उसको थोड़ा सा खोल देना कि इसके माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जिसके मन में कचोट भी है